विद्यार्थियों, आज हम लोग डार्विनवाद या प्राकृतिक चयनवाद के बारे में अध्ययन करेंगे। डार्विन ब्रिटेन के प्रकृति शास्त्री थे। उन्होंने अपना सिद्धांत 1859 ईस्वी में प्राकृतिक चयन द्वारा जातियों की उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन नामक पुस्तक में प्रकाशित कराया। यह पुस्तक 2 भागों में थी। पहला, समान पूर्वजों से परिवर्तन के साथ अवतरण, यानी एक ही समान पूर्वजों से परिवर्तन होता गया और नई नई जातियां बन गई। और दूसरा, प्राकृतिक चयन द्वारा जातियों की उत्पत्ति, यानी प्रकृति के अंतर्गत, प्राकृतिक वातावरण के अंतर्गत जीवधारी संघर्ष करते चले गए और कालांतर में जो अपने को उसके अनुकूल ढाल पाए वे जीवित बचे और जो ढाल नहीं पाए वे नष्ट हो गए। इस तरह से प्राकृतिक चयन हुआ और नई जातियां बनी। डार्विनवाद निम्नलिखित तत्वों पर आधारित है। पहली हेडिंग है, जीवों में संतान उत्पत्ति की प्रचुर क्षमता। प्रत्येक जीवधारियों में संतान उत्पत्ति की अपार क्षमता होती है। एक खरगोश एक वर्ष में 4 बार बच्चे को जन्म देता है और प्रत्येक बार 4 से 6 बच्चों को जन्म देता है। उसी तरह से एक सिंपी जो है 6 करोड़ अंडे देती है। मादा एस्केरिस लगभग अपने जीवन काल में 2.7 करोड़ अंडे देती है। चौलाई के पौधे के बीज 20 लाख है, एक पौधे में बीज उत्पन्न होते हैं। और कवक 1 खरब बीजाणु को जन्म देते हैं। इस तरह से यदि ये जीवों की संख्या सभी अंडे से एक जीव उत्पन्न हो और सभी जीवित रहें तो पृथ्वी पर कहीं खाली स्थान नहीं बचेगा। फिर भी संतुलन, आबादी में संतुलन बना रहता है। आबादी के अंतर्गत संतुलन बना रहता है, क्योंकि वयस्क होने से पहले बहुत से जीव नष्ट हो जाते हैं। दूसरी हेडिंग है, जीवन संघर्ष। नष्ट होने का कारण क्या है? जीवन संघर्ष। सभी जीव भोजन, आवास, संगम साथी, वातावरण आदि के लिए भ्रूण अवस्था से लेकर के ही जीवन के अंत तक संघर्ष करते रहते हैं। यह संघर्ष 3 प्रकार का होता है: सजातीय संघर्ष, अंतर्जातीय संघर्ष और वातावरणीय संघर्ष। सजातीय संघर्ष, इंट्रा स्पेसिफिक स्ट्रगल, क्या है? यह एक ही जाति के जीवों के बीच में संगम साथी, आवास, भोजन आदि के लिए होने वाला संघर्ष है। जैसे रोटी का टुकड़ा फेंकते हैं, 2 कुत्ते हैं, आपस में लड़ जाते हैं। जो योग्य होता है वो खाता है, जो अयोग्य होता है वो वंचित रह जाता है। दूसरा, अंतर्जातीय संघर्ष। ऐसा संघर्ष एक ही स्थान पर विभिन्न जातियों के बीच आवास, भोजन के लिए होता है। जैसे रोटी का टुकड़ा फेंकते हैं, बिल्ली और कुत्ते दोनों हैं। जो इसमें योग्य होगा वह उसको खाएगा और जो अयोग्य होगा वो वंचित रह जाएगा, और वंचित रहने से वो उसको भोजन नहीं मिलेगा और धीरे धीरे वो नष्ट हो जाएगा। तीसरा है वातावरणीय संघर्ष। वातावरणीय संघर्ष, यह पर्यावरण के प्रति, जैसे आंधी, तूफान, सूखा, बाढ़ आदि के लिए जीवों में होने वाला संघर्ष है। जो इन तीनों संघर्षों में जीवित बचते हैं वे दूसरों से भिन्न होते हैं और वह उनकी भिन्नता एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होती रहती है। तो तीसरी हेडिंग है, विभिन्नताएं और आनुवंशिकता। समजात जुड़वे को छोड़कर, जो समजात जुड़वे हैं उनको छोड़ करके सभी जीवों में कुछ न कुछ परिवर्तन, भिन्नता पाई जाती है। चाहे दैहिक रूप से हो, चाहे जैविक रूप से हो। दैहिक रूप से विभिन्नताएं एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में नहीं जा पाती हैं, लेकिन जो जैविक विभिन्नताएं होती हैं वे एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में
स्थानांतरित होती रहती हैं, अर्थात उनकी आनुवंशिकता होती है या वे इनहेरिटेंस होते हैं। चौथा हेडिंग है योग्यतम की उत्तरजीविता, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जीवन संघर्ष में वही जीव सफल होते हैं जो योग्य होते हैं, जो बदलते हुए परिवेश में अपने को ढाल लेते हैं और जीवित बचते हैं, अर्थात वे योग्य होते हैं, प्रकृति उनको चुन लेती है, या एक तरह से कहेंगे कि जो योग्य होते हैं वो बाद में बचते हैं और जो अयोग्य होते हैं वे नष्ट हो जाते हैं। पांचवी हेडिंग है बदलते वातावरण के प्रति अनुकूलन। जो वातावरण है वो हमेशा बदलता रहता है और उस बदलते वातावरण में अनुकूलन यानी अपने को उसके अनुरूप ढाल लेना अनुकूलन कहलाता है। कोई भी जीवधारी अपने पर्यावरण में बदलाव के साथ साथ अपने अंदर परिवर्तन कर लेता है, अपने को उसके अनुरूप ढाल लेता है, उसे अनुकूलन कहते हैं। और वे अपने को अनुकूलित करता है, बचा रहता है, और जो अपने को अनुकूलित नहीं कर पाता है वह नष्ट हो जाता है। इस तरह से बचा हुआ जो जीव है वह एक नई जाति के रूप में प्रकट होता है, जिसे कहते हैं नई जातियों की उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज। डार्विन ने ही बताया कि जो अपने को ढाल पाए, जो अनुकूलित हुए, जिनकी वंशागति हुई और वे जीव बचे, और इस तरह से एक नई जाति की उत्पत्ति हुई। डार्विन ने जिराफ का उदाहरण लेते हुए बताया कि जिराफ छोटे बड़े सभी प्रकार के थे, तो भोजन के लिए उनमें संघर्ष हुआ। जो बलवान थे, जो बड़े थे, वो भोजन ले पाए, जो कमजोर थे वे भोजन नहीं ले पाए। और दूसरे जातियों से जो कमजोर थे, दूसरे शिकारी जानवर उनको आराम से शिकार बना लिए, इस तरह से वे नष्ट हो गए। और बचे भी तो वातावरणीय यानी सूखा पड़ा या बाढ़ आई, तो ऐसे तो वहाँ पर सूखे की बात है, सूखा पड़ा जिससे वे घासें सूख गई, झाड़ियों की पत्तियाँ नहीं खा सके, पेड़ों की पत्तियाँ नहीं खा सके और नष्ट हो गए। केवल वहाँ ऊंची गर्दन वाले जिराफ ही बचे जो आज पाए जाते हैं। इस तरह से लंबी गर्दन वाले जिराफ पाए जाते हैं। इस तरह से डार्विन ने कहा प्रकृति ने केवल उन्हीं को चुना, इसे ही प्राकृतिक चुनाव या प्राकृतिक वर्ण कहते हैं। लेकिन डार्विन के साथ साथ अल्फ्रेड रसेल वेलेस ने भी अपना प्राकृतिक वर्णवाद का सिद्धांत देता रहा और उन्होंने अपने चार्ट के रूप में प्रस्तुत किया। जैसे वेलेस के चार्ट में देखेंगे, पहला क्रम संख्या है जिसमें जीवों में संतानोत्पत्ति की अपार क्षमता, जीवों की संख्या स्थिर रहती है। इसका कारण क्या है? जीवन संघर्ष। और जीवन संघर्ष, विभिन्नता तो आनुवंशिकता। इससे क्या होगा? योग्यतम की उत्तरजीविता। योग्यतम की उत्तरजीविता का सिद्धांत हार्वर्ड स्पेंसर ने दिया था। योग्यतम की उत्तरजीविता और वातावरणीय दशाओं में परिवर्तन की क्षमता। यदि बदल रहा है वातावरण, उसमें जो जीवधारी अपने को अनुकूलित कर रही है, अपने अंदर परिवर्तन ला लिए, तो क्या हुए? प्राकृतिक वर्ण द्वारा नई जातियों की उत्पत्ति हो जाएगी। प्रकृति में उनको वर्ण कर लेगी और इस तरह से वे नई जाति बना लेंगे। तो यह हमारा दूसरा वीडियो था जैव विकास के बारे में, डार्विनवाद और उसके साथ साथ वेलेस चार्ट। डार्विनवाद के बारे में बहुत सी आपत्तियां भी आईं। पहले तो इतना तर्कयुक्त था कि सभी वैज्ञानिकों ने इसको एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन बाद में इसके कुछ आपत्तियां आई। जैसे डार्विन ने सूक्ष्म और सीधी गति से होने वाले परिवर्तनों पर अधिक जोर दिया था, किंतु किसी अंग के विकास की प्रारंभिक अवस्था को उसने प्रकाश नहीं डाला, उसके महत्व पर कोई प्रकाश नहीं डाला। डार्विन ने अवशेषी अंगों की उपस्थिति को नहीं समझा पाया।
डार्विन ने दैहिक और जनन कोशिकाओं में पाए जाने वाली विभिन्नताओं में कोई अंतर नहीं स्पष्ट किया। डार्विन ने विभिन्नताओं को वंशागत होते रहने को बताया, लेकिन ये नहीं बताया कि हानिकारक विभिन्नताएं क्यों पीढ़ी दर पीढ़ी वंशागत होती चली गईं। जैसे आयरलैंड के बारहसिंघा की सींग लगातार पीढ़ी दर पीढ़ी विकसित होती चली गई और उसके नष्ट का कारण बना, उसका विकास कहाँ हुआ। इसके अतिरिक्त डार्विन में कृत्रिम वर्ण, पालतू जानवरों जो है नस्लें हैं उनको सुधारने में जो वर्ण किया गया है उसमें कायिक परिवर्तन जो होता है संतति में वंशागत नहीं होते हैं।